नाउ यूनिट्स एंड मेजरमेंट 11th का एक लेक्चर मैंने डाला था। अभी मैं यूनिट एंड मेजरमेंट्स का ही दूसरा लेक्चर डाल रहा हूं। मतलब वैसे 2 लेक्चर्स हो गए थे, ये तीसरा लेक्चर बोल सकते हैं, और बाकी जो बेसिक्स है वो किए थे। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, ये फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया था। 2 टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। उनके यूनिट्स बताया था, एमकेएस, सीजीएस, एसआई सिस्टम। फिर वो यूनिट्स जो बताए थे वो यूनिट्स के साथ फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स और उसके सिंबल्स भी बताए थे। मैंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताए थे। मैं और एक बार बता रहा हूं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, उसके बाद लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आपको याद ही रखना है। पिछले लेक्चर में एक बार आपको रिवाइज करना है, कौन से 7 बता रहा हूं मैं आपको, और एक बार रिपीट कर रहा हूं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उनके मैंने ऐसा यूनिट्स भी बताए थे, उसके सिंबल्स भी बताए थे, एक टेबल बना के दिया था, वो आपको और एक बार रिवाइज करना है। उसके बाद मैंने आपको 2 एक सप्लीमेंट्री एंगल और प्लेन एंगल, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, उसमें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल्स, उनके रेडियन और स्टेरेडियन में मेजर किया जाता है, उसके सिंबल्स के साथ लास्ट पीरियड में मैंने बताया था। अब आगे प्रोसीड करने के पहले, देर आर नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, और जैसे जैसे आगे पढ़ोगे वैसे वैसे वो बहुत सारे क्वांटिटीज आएंगे। घबराने की बात नहीं है, वो इसलिए कि कोई एक साथ सब नहीं आने वाले। उसमें भी 11th 12th के फिजिक्स में जो मेन फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज में मैंने क्या बताया था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो ओन से डिस्क्राइब होते हैं। उनको डिस्क्राइब करने के लिए दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज का उपयोग होता नहीं। और डिराइव्ड का मीनिंग है डिराइव करना, मतलब उनमें से उनसे तैयार करना जो फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल का उपयोग करके, फंडामेंटल का यूज करके जो फिजिकल क्वांटिटी आगे आती है उनको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। बहुत सारे हैं, समय के साथ साथ पढ़ेंगे। उसमें भी 11th और 12th के सिलेबस, एंट्रेंस के सिलेबस के रिलेटेड कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आज डिस्कस करते, और फिर अपन डायमेंशनल एनालिसिस के तरफ जाते हैं। इसमें छोटे छोटे कंसेप्ट भी है चैप्टर में, बट मैं बहुत सारे कंसेप्ट इसमें डिस्कस नहीं करूंगा। जो काम के हैं वही कंसेप्ट करेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है तो वो पूरा लेंगे, बट बहुत ही छोटे छोटे जो कंसेप्ट है वो नहीं लेने वाले हैं। तो देखो, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन से हैं, तो ये आपको याद रखना है। और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देता हूं मैं इसका, और आपको बताता भी हूं फंडामेंटल क्वांटिटीज। कुछ आपको लर्न याद नहीं करना है, वो वाला पीरियड हो जाएगा, बट आपको बार बार पढ़ना है उसको। जैसा एरिया, आप बोलेंगे सर एरिया ये तो मैथमेटिकल है, बट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी है एरिया। क्या होता है एरिया? एरिया होता है 2 लेंथ का मल्टीप्लीकेशन, जनरल फॉर्मूला। हर एक बॉडी के शेप के साथ एरिया का फॉर्मूला बदल जाता है, आपको भी मालूम है। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया यानी साइड का स्क्वायर होता है। उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो सिलेंड्रिकल बॉडी यदि लेते हैं तो उसका कर्व सरफेस एरिया लिया जाता है, और एरिया ऑफ बेस भी लिया जाता है। टोटल कर्व सरफेस एरिया अलग, टोटल सरफेस एरिया अलग। तो बॉडी के शेप के साथ एरिया का फॉर्मूला बदलता है, वो बात अलग है, बट एक जनरल फॉर्मूला अपन फिजिक्स में के दृष्टिकोण से बोलते हैं। तो एरिया, एरिया क्या होता है? एरिया 2 लेंथ का मल्टीप्लीकेशन होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। और ये दोनों जो लेंथ इंटू ब्रेड, ये दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ब्रेड भी लेंथ में मेजर किया जाता है। मतलब जैसा कि लेंथ आपको मेजर करना है 2 मीटर और ब्रेड्थ मेजर करना है 0.5 मीटर, तो दोनों मीटर मीटर में हो गया। और मीटर क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है। मतलब 2 लेंथ का मल्टीप्लीकेशन एरिया होता है करके एरिया ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपको ये 20 फिजिकल क्वांटिटीज है
और आपको 5-6 11 12 के कोर्स सिलेबस मिला के इसमें और 6-7 ऐड होंगे, और वो जैसे जैसे चैप्टर आएंगे वैसे वो चैप्टर में, बट इतने तो आपको यानी पढ़ पढ़ के समझ में भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, बट मेरे को एक बार उनको बताना जरूरी है। तो एरिया, उसके बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? अगेन वॉल्यूम हर एक फिगर के साथ वॉल्यूम का फॉर्मूला बदल जाता है, हर एक फिगर का, बट जनरली क्या होता है, यदि यूनिट वाइज देखो तो जैसा एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, वैसा वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब, मतलब 3 लेंथ का मल्टीप्लीकेशन। तो 3 लेंथ का यदि मल्टीप्लीकेशन है तो मीटर का क्यूब। तो अगेन फंडामेंटल 3 क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो एक क्वांटिटी मिल जाती है जिसको अपन वॉल्यूम बोलते हैं, जनरल फॉर्मूले के हिसाब से लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लाइक दैट। तो ये वॉल्यूम हो गया। उसके बाद डेंसिटी। डेंसिटी ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसको रो से डिनोट करते हैं। रो ये सिंबल बहुत जगह पे यूज करते हैं, पहले तो डेंसिटी, और इसमें क्वांटिटीज में मैं और एक जगह पे बताऊंगा आपको काय के लिए डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे जैसा डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, और वॉल्यूम अभी मैंने बताया फंडामेंटल है, तो फंडामेंटल डिराइव्ड है, लेकिन फंडामेंटल अपॉन डिराइव्ड, बट वॉल्यूम में 3 लेंथ है, तो नेचुरली लेंथ तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे ये जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी जिसका फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, फॉर्मूले के साथ भी लिखेंगे जब डायमेंशनल एनालिसिस देखेंगे तब। तो ये डेंसिटी जो है, ये डेंसिटी हो गया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये डिस्प्लेसमेंट जैसा मैंने बताया एक प्रकार का लेंथ ही है, तो इसको आप यहाँ पे, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, बट ये लेंथ होने के कारण इसको मैं डिराइव्ड नहीं बोलूंगा, फंडामेंटली बोलूंगा। मैंने ऑल्दो यहाँ पे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज लिया, बट ये एक्सेप्शनल में ऐसा है कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, बट ये जो क्वांटिटी ये डिराइव्ड ही है, फंडामेंटली में आएंगे, क्योंकि मैं तो अदरवाइज यहां से मैं मिटा भी देता हूं, यानी आपको ये समझने में दिक्कत नहीं जाएंगी। ये वेक्टर के दृष्टिकोण से लिखने में आ गया था। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, बट डिराइव्ड नहीं है। वेलोसिटी, वेलोसिटी डिराइव्ड है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी, ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी का रेशियो है। तो ये भी डिराइव्ड है क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलाया जाता है। उसके बाद एक्सीलरेशन। क्या होता है एक्सीलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या है? डिराइव्ड है, और ये भी डिराइव्ड से मिलाया जाता है, तो डिराइव्ड ही हो गया। मतलब डिराइव्ड पहले फंडामेंटल से मिलाया, वेलोसिटी कैसा आया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और बाद में ये वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, याद रखना है आपको। फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, न्यूटन, वैसा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, मास इंटू एक्सीलरेशन, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, मालूम है आपको, बट उसमें m क्या होता है? मास, और ए क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो नेचुरली मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, और एक्सीलरेशन ये डिराइव्ड है, बट कैसे मिलाई हुई है? फंडामेंटल से। तो नेचुरली ये फोर्स भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम, आगे चल के एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, लोअर क्लासेस में आप जो पढ़े वो लीनियर मोमेंटम है। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, पी से डिनोट करते हैं, 10th क्लास में डिनोट भी किया होगा आपने। तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। उसमें ये 2 क्वांटिटीज है, उसमें पहला मास, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, और वेलोसिटी तो आपको मालूम है वेलोसिटी है डिराइव्ड क्वांटिटी से जो है, लेकिन मिलाई हुई है फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो नेचुरली ये भी जो है, ये भी आपको फॉर्मूला क्वांटिटी जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। प्रेशर, प्रेशर कोई भी बॉडी के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो नेचुरली फोर्स अपॉन एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स ये फंडामेंटल है, और एरिया 2 लेंथ का मल्टीप्लीकेशन फंडामेंटल ही है। तो फंडामेंटल से मिलाई हुई ये क्वांटिटी है, तो ये भी क्या है? प्रेशर, प्रेशर ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद वर्क, वर्क मैंने बताया था वर्क क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी है, बट
काय से मिलाया जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटी से। और डिस्प्लेसमेंट ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो वर्क ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। देखो सम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हेडिंग ही दिया मैंने कि जो 11th 12th के सिलेबस में काम आएंगे। उसके बाद एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब कार्य करने की क्षमता, आप कितना वर्क कितने समय में करते हो, तो दैट इज योर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब आपकी कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी क्या है आपकी, तो ये एनर्जी होती है। तो वर्क और एनर्जी इनके एसआई यूनिट सेम होते हैं, जूल जूल, और सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, क्योंकि ये वर्क और एनर्जी इसी से मिलाया है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो ये दोनों के दोनों जो है, ये दोनों के दोनों डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। फिर आ गए पावर। पावर क्या होता है? द रेट एट विच वर्क इज डन। ये मैंने बोला कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और पावर क्या होता है? द रेट एट विच वर्क इज डन, कितना काम आप कितने समय में करते हैं, वो आपका हो गया पावर। तो पावर भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ये वर्क अपॉन टाइम होता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ये शब्द 10th के भी सिलेबस में, 9th के भी सिलेबस में जब आप साउंड वेव पढ़े होंगे या साउंड पढ़े होंगे, तो साउंड में आया था नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, यानी कोई भी मीडियम से वेव प्रोपोगेट होता है तो पर यूनिट टाइम, या नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। यदि बॉडी वाइब्रेट होती है, पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। वेव मीडियम से प्रोपोगेट होता है तो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम या पर सेकंड। कोई बॉडी ऑसिलेट होती है, पेंडुलम, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, हाँ, तो उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। ये इंपल्स नया आएगा, क्या है? तो इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। मैं इसके जब डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाऊंगा तो टाइम पे आपको बताऊंगा। तो इंपल्स है, फोर्स इनटू टाइम है, तो ये भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में आता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोग पढ़े। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि कंडक्टर जो होता है, वो कंडक्टर में, आपको मालूम है कोई भी कंडक्टर यदि इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ते नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, तो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब एटम पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और पॉजिटिव जो आपको न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स को नो चार्ज और न्यूट्रॉन को नो चार्ज और प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज। और कोई भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूमेरिकली इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो एज सच प्रोटॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है प्रोटॉन। तो नेचुरली ये जो पॉजिटिव और निगेटिव, ये है चार्जेस, ये है चार्जेस। तो जब इलेक्ट्रिक करंट कोई भी कंडक्टर में लेते हैं, तो फील्ड हमेशा इलेक्ट्रिक करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन फ्लो हमेशा क्या होता है? निगेटिव टू पॉजिटिव। तो प्रोटॉन भी चार्ज है, और आपको मैंने बताया इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों चार्ज है। तो चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी, मास भी इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, चार्ज भी इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। तो ये जो वर्ड बता रहा हूं मैं इंट्रेंसिक, इसका मतलब क्या कि जो फिनोमिना जिसके ऊपर रिसर्च नहीं हो सकता है, अज्यूम टू बी ट्रू, मान लेना पड़ेगा, जस्ट लाइक फिक्स फंडामेंटल जैसा होता है वैसा ही, कि उसको यानी उसके ऊपर खोज नहीं किया जाएगा, रिसर्च नहीं किया जाएगा, वो है यानी है, आपको अज्यूम करना पड़ेगा। जैसा ज्योमेट्री में थ्योरम होता है विच इज टू बी प्रूव, और एक्सियम होता है वो प्रूव नहीं होता है, जैसा वो आपको मानना ही पड़ेगा। जैसा एंगल, दो रेज लेते हैं, उसके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है अपोजिट रे के बीच में, उसका प्रूफ नहीं है, बट पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ है। तो पाइथागोरस जिसको प्रूफ है उसको थ्योरम बोला जाता है, और जो अज्यूम टू बी ट्रू उसको एक्सियम बोला जाता है, आपको भी मालूम है। तो वैसा ही यहाँ पे ये जो इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या मटेरियल है, वो इंट्रेंसिक मतलब
जिसपे रिसर्च नहीं हो सकता, वो मान लेना पड़ता है। तो चाहे आपको इलेक्ट्रॉन तो आंखों से दिखेंगे नहीं, प्रोटॉन तो दिखेंगे नहीं, बट आपको अज्यूम करके आगे बहुत कुछ कंसेप्ट आप डिराइव्ड करते हैं, तो वैसे टाइप के इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक हायर फिजिक्स में पढ़ेंगे 12वीं में। तो एट प्रेजेंट इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मतलब जो आपको मटेरियल में एग्जिस्ट होने वाले पॉजिटिव और निगेटिव रहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी मालूम है आपको, इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम में मेजर किया जाता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कोई भी एक कंडक्टर लेते और वो कंडक्टर यदि आप सेल को जोड़ देते और बैटरी को जोड़ देते तो पॉजिटिव टू निगेटिव, तो पॉजिटिव इज एट हायर पोटेंशियल, जिस प्रकार से कि ये वायर है, ये वायर को मैं यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, इसके बीच में मैं ऐसा रेजिस्टेंस भी एक कंपोनेंट डाल दिया, तो नेचुरली ये जो है ये पोटेंशियल V जब अप्लाई करते हैं तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव, तो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक करंट ऐसा फ्लो होता है। तो इसके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस के ए पॉइंट पे V पोटेंशियल है, मतलब यहाँ पे V पोटेंशियल है, मतलब इधर V पोटेंशियल और इधर जीरो पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ऐसा बढ़ेगा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल यहाँ पे जीरो और V, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक लेवल्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस, तो दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद यहाँ पे आ गए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आपको मालूम है कोई भी कंडक्टर में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट शेल के वो फ्री हो जाते हैं, और वो जो एटम है, एटम के ऊपर पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। और जब मूवमेंट होती है तो वो इलेक्ट्रॉन, अब एक आप कंडक्टर लेते हो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और ऐसे बहुत सारे एटम रहेंगे जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो वो इलेक्ट्रॉन वो एटम के साथ जिसमें से फ्री हो गए, ऐसे एटम के साथ जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन का वो एटम के साथ कोलिजन होता है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ऑब्स्ट्रक्ट मतलब ऑब्स्टेकल निर्माण होता है और वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देने में रुकावट डालता है। रेजिस्ट करना यानी अपोज करना, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ये अपोज है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, और ये जो अपोजिशन है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और उसका ऐसा यूनिट होता है ओम्स। ओम्स लॉ आप लोग पढ़े हैं 10th क्लास में। so long as the physical state of the conductor remains the same, physical state मतलब temperature, area of cross section, length, ये यदि कांस्टेंट लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस be applied across the ends of the conductor is directly proportional to the electric current। ये आपको मालूम है, यानी V proportional to I, और वो proportionality साइन हटाते हैं तो V is equal to constant into I, तो V is equal to that constant is denoted by R, तो V is equal to R into I, तो V upon I is equal to कैपिटल R, और वो जो कैपिटल R होता है वो कैपिटल R को बोला जाता है रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। उसके बारे में डिटेल करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लोअर क्लासेस में बोलते हैं, जब अभी 12th में जाएंगे 11th में तो उसको एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी ही बोलेंगे। हालांकि रेजिस्टिविटी के बाद एक कंडक्टिविटी भी आता है, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। हाँ, ये सब मैं काय के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, याद रखना है ये सब के सब क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होता है जिसको आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला था, और उसमें क्या बोला था कि कोई भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये दोनों को यदि मैं कंबाइन करता हूं
तो अपन ऐसा बोलते हैं, ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A, और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो R इज इक्वल टू रो इंटू L बाय A, और बाद में ये रो जो होता है इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी, यानी रो की वैल्यू निकालना है तो रो इज इक्वल टू ये A इधर चले गया तो R इंटू ए हो गया और L डिनोमिनेटर में आ गया ये, तो ये हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको आप रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। और हायर फिजिक्स में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस शब्द यूज नहीं करते, रेजिस्टिविटी ज्यादा यूज में लाते हैं। हालांकि इसका ऐसा यूनिट निकालना है तो बहुत इजी है, ये ओम, एरिया यानी मीटर स्क्वायर, लेंथ यानी अपॉन मीटर, तो ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है, ओम मीटर। तो इसके बारे में करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिटेल देखने वाले हैं, बट एट प्रेजेंट रेजिस्टिविटी क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, अभी बहुत कम काम में भी आता है, ये थर्मोडायनामिक्स एक प्रॉपर्टी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू रेज द यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, ऐसी उसके डेफिनेशन किया जाता है, बहुत कम काम में आएगा। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचो मत आप। उसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी बारे में अभी बता के कोई फायदा नहीं, सिर्फ उसको बी से डिनोट करते हैं, उसका यूनिट टेस्ला होता है या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, बट वो हायर चैप्टर जब आएंगे तैसा तैसा वो समझने में आसान जाएंगे। तो एट प्रेजेंट मैंने आपको ये 20 फिजिकल क्वांटिटीज बताए हैं, जो कि बार बार कभी कभी कुछ क्वांटिटी कम आएंगे, बट इसमें से बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है कि जो आपको बार बार यूज हो सकते, चैप्टर में नाम आ सकता है इनका, तो घबराने की बात नहीं, कोई एट ए टाइम सब के सब क्वांटिटीज एक साथ याद नहीं रखना है आपको, बट ये 20 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलाए हुए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार अच्छे से इनको देख लो, पॉज करो वीडियो, लिखना है तो लिख लो, आप नोट्स बनाओ, जब फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगे तो वो टाइम पे तो आपको ये सब और अच्छे से समझ ही जाएगा, बट एट प्रेजेंट आपको ये सभी के सभी जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपको बार बार रिवाइज करना है, वो क्वांटिटीज का बोलो या वो स्टडी का बोलो। अभी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये चैप्टर का, एक बार फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज यदि समझ लेते हैं तो उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम में, बोर्ड के लिए बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी, क्या होता है डायमेंशंस। हेडिंग तो मैंने दिया डायमेंशनल एनालिसिस, और उसमें मैंने डिफाइन कर रहा हूं मैं डायमेंशंस क्या होता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसके कैपिटल लेटर से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दिए रहते, कैपिटल लेटर से उसको डिनोट करते हैं और उसके पावर को रेज किया जाता है। हालांकि मैं डेफिनेशन करते हैं उतना समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल लूंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो डेफिनेशन करते समय मैंने क्या बोला है, द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैं एरिया बोलता हूं, एरिया आगे मैं निकालने वाला हूं, तो एरिया आपको मालूम है क्या होता है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया होता है। अब एरिया का डायमेंशंस निकालना है तो पहले तो डायमेंशंस ऐसा कैपिटल ए ऐसा बॉक्स ब्रैकेट में लिखा जाता है डायमेंशंस, और ये मेन पहले जब करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी के टेम्परेचर के, इसके लिए क्या सिंबल यूज करते बताऊंगा, बट पहले कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें LMT ये याद रखना है, कैपिटल लेटर्स, L स्टैंड फॉर लेंथ, M स्टैंड फॉर मास, T स्टैंड फॉर टाइम, LMT। अब बहुत किताबों में MLT भी लिखा हुआ है, ये दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको नहीं, ये थर्ड पोजीशन में होना। अब जैसा एरिया का मुझे डायमेंशंस लिखना है तो डायमेंशंस ये बॉक्स ब्रैकेट में लिखना है A, और देखो द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब इससे इसका यूनिट भी लेंगे। अब पावर टू विच क्या बोला, पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी रेज्ड, ये देखो द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड। जैसा एरिया है, दो लेंथ का मल्टीप्लीकेशन है तो L1, और ब्रेड भी एक प्रकार की लेंथ है L1, आपको मालूम है बेस सेम रहा तो नेचुरली इसको भी आप LE डिनोट करेंगे,
और ब्रेथ भी लेंथ में मेजर किया जाता है एल, तो बेस सेम रहा तो एल इंटू एल क्या हो गया एल स्क्वायर, ये पावर ऐड हो गए। तो लिखते समय तीनों लिखने का लेंथ मास टाइम L2, मास कोई है क्या इसमें नहीं है तो मास का पावर 0, टाइम का कोई फैक्टर ही नहीं तो टी का पावर 0। तो आपको यदि बोला एरिया का डायमेंशन क्या है तो L2 M0 T0, शॉर्ट में L2 भी लिख सकते, एल स्क्वायर भी बोलते, L2 बोलते, याद रखना इसको एल स्क्वायर एल क्यूब ऐसा नहीं पढ़ते, L2 पढ़ते हैं। तो डायमेंशन ऑफ एरिया L2। अब इससे आप यूनिट निकाल सकते हो, एल काय में मेजर करते हैं मीटर में, और पावर क्या है 2, मतलब एरिया का यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट। तो देखो मैंने ये डेफिनेशन क्या बोला, द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट। देखो फंडामेंटल यूनिट का पावर रेज करना काय के लिए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। समझ में आया? तो डेफिनेशन ऐसे 11th में डेफिनेशन 11th के एग्जाम में पूछेंगे, हायर एग्जाम में कोई इसके डेफिनेशंस वगैरह नहीं पूछते, आपको डायमेंशंस निकालना आना चाहिए। वैसा चैप्टर वाइज आएंगे, ये चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट इसके अपन डायमेंशंस निकालेंगे भी। अब दूसरा एक आता मैं लेता हूं डेंसिटी। ये डेंसिटी आपको मालूम है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। एक साथ ये मैं अभी फॉर्मूला निकाल के डेफिनेशन समझाने के लिए ले रहा हूं, हालांकि बहुत कुछ क्वांटिटीज के अगले लेक्चर्स में मैं डायमेंशंस निकालने वाला हूं। तो ये डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। और आपको मालूम है मास, अब मुझे ये इसको आपको मालूम है मास वैसा ही रखता हूं, और वॉल्यूम क्या होता है लेंथ, जनरल फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, अभी मैं ये मिटा रहा हूं एरिया का आपको, ये हालांकि मैं और से अगले पीरियड में पूरे डायमेंशंस निकालेंगे, तो ये पूरे अपन अच्छे से अभी डेफिनेशन संभालने के लिए, समझने के लिए। ये देखो मास, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों लेंथ में मेजर किए जाते हैं तो एल स्क्वायर। फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ एल में, फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए लेंथ लिखेंगे तो लेंथ तो एल क्यूब, एल स्क्वायर में 3 बार मल्टीप्लीकेशन है, और मास एम। अब मुझे यदि इसके डायमेंशंस निकालना है तो डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी को रो डिनोट करेंगे या कैपिटल डी डिनोट करता हूं, या पूरा शब्द लिख लेता हूं फिलहाल डेंसिटी। ये डेंसिटी का डायमेंशंस लेना है तो पहले मैंने क्या बोला LMT लिख लेंगे, LMT या MLT भी लिख सकते, मैंने बताया ये दोनों इंटरचेंज कर सकते। अब इनका पावर रेज करेंगे। लेंथ का है 3 बार है, लेकिन डिनोमिनेटर में इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये -3 होगा, तो ये -3 ये देखो। उसके बाद मास है यहाँ पे एक ही बार आया, वो भी न्यूमरेटर में है तो M1। व्हाट अबाउट टाइम है ही नहीं इसमें तो T0। अब इसका मेरे को यूनिट लिखना है तो मास का में मेजर किया जाता है kg में, और लेंथ क्यूब मतलब ये मैंने बताया LMT और MLT दोनों लिख सकते हैं, तो ये kg में मास, बहुत जगह पे अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स में इसको MLT भी लिखा हुआ है। यदि इसको मैं MLT लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये देखो ML और T। मैंने बताया स्टेट बोर्ड के बुक में बहुत बार LMT भी लिखते हैं, बट स्टैंडर्ड किताबों में MLT लिखा हुआ है। तो आपको मालूम है मास एक बार आया है तो M1, लेंथ 3 बार है लेकिन डिनोमिनेटर में, ऊपर जाएगा तो -3, और टाइम तो है ही नहीं तो टाइम मतलब इसका पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है, ये भी मालूम है। तो इसका यूनिट क्या लिखेंगे, मास एक बार तो kg, और लेंथ 3 बार तो पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब ऐसा भी लिखने की पद्धत है, और kg पर मीटर क्यूब। देखो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी रेज किए जाते हैं तो उसको अपन डायमेंशंस बोलते हैं। ये मैंने डेफिनेशन, ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस अगले लेक्चर में निकालने वाले हैं, यू डोंट वरी, कि जो हमेशा काम में आने वाले और अच्छे से समझा देने वाला हूं। और ये डायमेंशंस की निकालने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी के जैसा LMT बताया, वैसे कुछ कुछ जो कैपिटल लेटर यूज में जो लाते हैं वो लाते हैं L, M, T। हाँ, ये मैं आपको बताऊंगा जब आगे और डायमेंशंस आए। LMT तो कॉमन है, बट कुछ कुछ इसके लिए जिसमें टेम्परेचर आ गया, इलेक्ट्रिक करंट आ गया, तो उसमें कुछ सिंबल्स एक एडिशनल यूज में आते हैं,
तो मैं आपको बता रहा हूं LMT I, उसके बाद के इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट आता है डायमेंशन में तो I, टेम्परेचर का कंसेप्ट आता है तो K। हालांकि कुछ पुराने इसमें K के जगह पे थीटा भी यूज करते थे, तो अभी K यूज करते हैं ज्यादा, तो K। उसके बाद N कहाँ पे यूज करते हैं, तो हालांकि 11th-12th के सिंबल इसमें सिलेबस में आता नहीं, बट मैं पूरा बता दिया। और J, तो ये ऐसे वर्ड्स यूज में लाते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में, बट इंपॉर्टेंट है ये 3, और ये आपको कभी कभी यूज में आएंगे ये, और ये तो आपको 11th-12th के सिलेबस में ये है ही नहीं, एक आधे बार आया तो आया, अदरवाइज ये 2 आते नहीं। तो ये सिंबल्स का यूज करके फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस भी निकालने वाले हैं अगले पीरियड में, मतलब अगले लेक्चर में। तो आपको याद करो रखो कि अभी मैं 3 दिन फिजिक्स और 3 दिन फिजिक्स, 2 दिन मैथ्स, या 2 दिन मैथ्स 3 दिन फिजिक्स, ऐसे वीडियो लेक्चर्स डालने वाला हूं 11th के। और आपको बेस से बहुत अच्छा समझ के प्रैक्टिस करना है। टाइम बहुत है अभी आपके पास, बहुत जल्दी पूरा अभी पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझाऊंगा। कल मैं इसके आगे फिजिक्स का ही लेक्चर, मतलब कल इन द सेंस कल ही फिजिक्स का लेक्चर ऐड करूंगा इसमें, परसों भी मैं फिजिक्स का लेक्चर ऐड करूंगा, दिन 2 दिन मैथ्स का लेक्चर ऐड करूंगा। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है और अच्छे से समझाऊंगा आपको। पॉज करके बार बार प्रैक्टिस करो और भूलना नहीं कि चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है, बेल आइकन दबाना है। तो इसके आगे का आगे के लेक्चर में करने वाले हैं।